संविधान से कोई गद्दारी करेगा, जब भी कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनके विचारों से गद्दारी करेगा, तो उनकी इस लोकतंत्र में हैसियत क्या होगी, उनकी इस लोकतंत्र में स्थिति क्या होगी। कि हमने मजबूर कर दिया है संविधान को रौंदने का इरादा रखने वालों को संविधान को माथे से लगाने। जो लोग बहुजन राजनीति की बात करते थे, बहुजनों की ठेकेदारी की बात करते थे, उन तमाम बहुजन ठेकेदारों को खारिज कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हालत यह है कि बहुजनों के नाम पर बनी सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी का कोई विधायक भारत की लोकसभा में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और वो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? वो हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि आपने बहुजनों को ठगना शुरू किया, आपने बहुजनों को कमजोर करना शुरू किया, आपने बहुजनों की सौदागरी शुरू की, आपने बहुजनों को बेचना शुरू किया। कि जिस अयोध्या में बहन मायावती के हाथों में त्रिशूल थमा दिया गया, पंडित सतीश मिश्रा ने थमा दिया, उसी अयोध्या के लोगों ने संविधान के हवाले से वोट करके संविधान की खिलाफत करने वालों को बाहर कर दिया। वो किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे और कर रही थी, वो देश के संविधान के गद्दार हैं और वो उनको संविधान से गद्दारी की सजा दी है भारत की जनता ने। आप कहते हो कि जेएनयू में गद्दार पलते हैं, जामिया में देशद्रोही पलते हैं, अलीगढ़ में मदरसे वाले पढ़ते हैं। आप ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि आप जानते हो कि जो लोग इन संस्थानों में पढ़ते हैं वो किन तबकों से आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं, छोटे छोटे सपने लेकर लंबी यात्रा करने के इरादे से आते हैं। आपको दिक्कत इस देश को तोड़ने वालों से नहीं है, वो तो आप खुद ही कर रहे हो। आपको दिक्कत है कि जब इस देश का गरीब, जब इस देश का दलित, जब इस देश का पढ़ा लिखा पसमानदा, जब इस देश का आदिवासी आपके साथ आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक मांगने लगेगा तो आपका क्या होगा? इस देश के दलितों, पिछड़ों, किसके हाथ में लाठी थमाया गया? किसको धर्म के नाम पर किताबों से दूर किया गया? दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और क्या कह के किया गया कि मुसलमान तुमको खत्म कर दे। मतलब मुसलमान के नाम पर बेवकूफ किसको बनाया? हिंदुओं को। और हिंदुओं में किसको? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों। एनडीटीवी पहला संस्थान था जो ब्राह्मण का, ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मण के द्वारा संचालित था। और प्रणव राय को शर्मिंदा होना चाहिए एक ऐसा ढांचा खड़ा करने पर जहां सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण नौकरी कर सकते थे। आपको लगता होगा कि एनडीटीवी में किसी महामानव के नौकरी करने से वहां क्रांति हो रही थी। कोई क्रांति नहीं हो रही थी। एक बड़े नाजुक दौर में यह बैठक बुलाई है आप लोगों ने, और नाजुक दौर में इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में, लखनऊ में, कई जगहों पर जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं, बुलाया जाता है, तो पॉलिटिकल लोगों तक की हिम्मत नहीं होती है कि वो कहें कि आप जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए। ऐसे में कैनरा बैंक, SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने ये हिमाकत की है और हमारे सामने कोई कर्टन रेजर नहीं रखा कि आपको इसी दायरे में बात करनी है। तो ये अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत क्या है और उसकी जरूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी याद में जितने भी चुनाव देखे हैं और आपने भी जितने चुनाव देखे होंगे या जितने चुनावों के बारे में पढ़ा होगा, पहली दफा हमने रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को लहराते देखा नेताओं को। पहली दफा ये हुआ है और इसका असर ये हुआ है कि एक महामानव को, जिस पर आरोप है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नेस्तनाबूद करने की, उसने दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग की तो दुनिया भर के अखबारों में फोटो छपी संविधान के सामने सिर झुकाते हुए। ये उस आदमी का शौक नहीं था, आपने इसके लिए उस आदमी को मजबूर किया है। ये संदेश है कि इस मुल्क में संविधान को आंख दिखाने वालों की हैसियत क्या होगी। और संविधान वो लकीर है जहां कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब मैं समझौते की बात कर रहा हूं तो मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जब बात संविधान की जो सबसे प्यारी लाइन है, पूरा संविधान किस बात के लिए लिखा गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी,
क्यों एक लिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसकी जो आखिरी लाइन है वो है व्यक्ति की गरिमा। सिर्फ व्यक्ति की गरिमा को बचाने के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया। संविधान के हर अक्षर में व्यक्ति की गरिमा है। तो क्या हुआ कि आज व्यक्ति की गरिमा सवालों के दायरे में आ गई? क्यों इस देश के हर नागरिक को लगने लगा कि व्यक्ति की गरिमा खतरे में है? और क्यों जो लोग बीच बचाव की राजनीति करते थे, जो लोग सोचते थे कि वो इधर और उधर की बात करके बच जाएंगे या अपने आप को बचा ले जाएंगे, वो बर्बाद हो गए हैं इस चुनाव में। भारत की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। जो लोग बहुजन राजनीति की बात करते थे, बहुजनों की ठेकेदारी की बात करते थे, उन तमाम बहुजन ठेकेदारों को खारिज कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हालत यह है कि बहुजनों के नाम पर बनी सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी का कोई विधायक नहीं। भारत की लोकसभा में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और वह हिस्सेदारी क्यों नहीं है? वह हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि आपने बहुजनों को ठगना शुरू किया, आपने बहुजनों को कमजोर करना शुरू किया, आपने बहुजनों की सौदागरी शुरू की, आपने बहुजनों को बेचना शुरू किया। यह बात आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यह बात कहनी पड़ेगी और बार बार कहनी पड़ेगी। जिनके हाथों में आप पूरी मासूमियत के साथ अपना पूरा मुस्तकबिल सौंप देते हो, आप अपनी पूरी जिंदगी सौंप देते हो, वो करते क्या है? वो किसी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हुए नहीं थे। वो किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे और कर रही थी। वो देश के संविधान के गद्दार हैं और उनको संविधान से गद्दारी की सजा दी है भारत की जनता ने। यह संदेश है कि जब भी भारत के संविधान से कोई गद्दारी करेगा, जब भी कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनके विचारों से गद्दारी करेगा, तो उनकी इस लोकतंत्र में हैसियत क्या होगी, उनकी इस लोकतंत्र में स्थिति क्या होगी? यह बात समझे जाने की जरूरत है, यह बात कहे जाने की जरूरत है। क्योंकि बीच बचाव की राजनीति हुई है। मैं मीडिया पर भी आऊंगा, क्योंकि मीडिया पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और होनी चाहिए। यह भी हिस्सेदारी की बात हुई है कि मीडिया में हिस्सेदारी नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं संविधान पर कुछ और बात करना चाहता हूं। आज अब यह कार्यक्रम क्यों कर पा रहे हैं? हम लोगों को इतनी महंगी महंगी टिकटें देकर आप क्यों बुलवा पाए? क्यों आप एक साथ इकट्ठे हो पाए? क्यों आज आप संविधान को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? क्यों इतना बड़ा जमावड़ा लगा है? इसलिए लगा है कि इस देश में रिजर्वेशन नाम की एक चीज है, और वो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रम है। और वो सार्वजनिक उपक्रम इसलिए है क्योंकि इस देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने की बात हुई। क्योंकि इस देश के संविधान बनाने वालों को लगा कि जब तक सार्वजनिक उपक्रम नहीं खड़े करेंगे आप रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, और जब तक रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे तब तक आप आदमी और आदमी को बराबर नहीं कर पाओगे। और इसलिए इस देश में हर एक इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करने की बात हो रही है। यह प्राइवेटाइजेशन कोई देश के विकास के लिए नहीं है बाबू। यह प्राइवेटाइजेशन कोई इस बात के लिए नहीं है कि हेल्थ, एजुकेशन ये सब बेहतर हो जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन इस बात के लिए है कि आप चोर दरवाजे से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो। और ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए है कि आप आदमी और आदमी की बराबरी के खिलाफ हो, आप आदमी और औरत की बराबरी के खिलाफ हो, आप खिलाफ हो मानव गरिमा, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत के। और इसलिए यह बात करनी जरूरी है कि क्यों हर संस्थान को आप प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आप जरा नजर उठाकर देखिए, आपने क्या कहा? आपने कहा जेएनयू में देशद्रोही पलते हैं, गद्दार पलते हैं। टाइम्स की जो दुनिया के टॉप मोस्ट एजुकेशन की स्थिति है उसमें सोशल साइंस पढ़ाने वाली इकलौती यूनिवर्सिटी भारत की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट में जो दूसरी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, शानदार, वो है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी।
जो चौथी सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत सरकार के अपने डेटा में आप कहते हो कि जेएनयू में गद्दार पलते हैं, जामिया में देशद्रोही पलते हैं, अलीगढ़ में मदरसे वाले पढ़ते हैं। आप ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि आप जानते हो कि जो लोग इन संस्थानों में पढ़ते हैं वो किन तबकों से आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं। छोटे छोटे सपने लेकर लंबी यात्रा करने के इरादे से आते हैं। आपको दिक्कत इस देश को तोड़ने वालों से नहीं है, वो तो आप खुद ही कर रहे हो। आपको दिक्कत है कि जब इस देश का गरीब, जब इस देश का दलित, जब इस देश का पढ़ा लिखा पसमानदा, जब इस देश का आदिवासी आपके साथ आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक मांगने लगेगा तो आपका क्या होगा। इसलिए आप चाहते हो कि जो व्यवस्था बनी हुई है मनुस्मृति के हिसाब से वो बिगड़नी नहीं चाहिए। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले सदियों तक सिर्फ जूठे बर्तन धोने वाला जूठे बर्तन धोता रहे, फटे कपड़े सिलने वाला कपड़े सिलता रहे, मालिश और बेगार करने वाला मालिश और बेगार करता रहे, दरबानी करने वाला दरबानी करता रहे, ड्राइवरी करने वाला ड्राइवरी करता रहे। और इसलिए आप कहते हो कि अगर यह व्यवस्था टूट जाएगी तो भारत देश चरमरा जाएगा। वो लोग आज भारत के संविधान को सिर से लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने, जब बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने की बात की, जब हिंदू कोड बिल आया तो इसी पार्लियामेंट के बाहर करपात्री स्वामी के नेतृत्व में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और कहा था कि अरे बाप रे बाप, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, समाज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। महिलाओं को बराबरी का वेतन, महिलाओं को गर्भ के लिए छुट्टी, महिलाओं के लिए पीरियड के लिए छुट्टी, ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब देश बर्बाद कर देंगे। उसी सोच के वाहक, ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्थिति है जो हमको संविधान से मिली है कि हमने मजबूर कर दिया है संविधान को रौंदने का इरादा रखने वालों को संविधान को माथे से लगाने पर। आपको लगाना पड़ेगा माथे से, और इसलिए लगाना पड़ेगा कि आपको पता है कि इस देश के ज्यादातर लोग आपके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि इस देश के लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ खतरा है, और वो खतरा केवल राजनीतिक नहीं है, वो खतरा सामाजिक भी है। हमको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, और दिल बड़ा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच के बुद्धिजीवी गलतफहमियां फैलाते हैं, क्योंकि वो गलतफहमी नहीं फैलाएंगे तो उनका धंधा नहीं चलेगा। तो अपने धंधे को बचाएं, इसलिए जरूरी है कि वो ऊट पटांग बातें करें। वो बहुत सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात नहीं होनी चाहिए, उनको ओबीसी में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या इसके बगैर आपने जो बना लिया है उससे आप संतुष्ट हैं? इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 केंद्र, रिजर्वेशन तो 50% है, और अब तो ईडब्ल्यूएस ने उसका भी ब्रैकेट तोड़ दिया, तो 45% जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मुश्किल से 26% रिजर्व कैटेगरी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और यह भारत सरकार का अपना आंकड़ा है जो उसने पिछले साल संसद में रखा। मतलब 24% तो आप साफ ही हिस्सा मार के बैठे हुए हैं। आपको लगता होगा कि इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, 24%, 25% अगर हमारी तबके के प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपके बच्चे एमफिल नहीं कर पाएंगे। जब आपको पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे तो आप पढ़ने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत है, और लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत इसलिए भी है कि हम जब बात करते हैं संविधान की, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की,
जब हम बात करते हैं न्याय की, जब हम बात करते हैं बंधुत्व की, तो हमारा दिल छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े दायरे में हम आखिर में उदारता की बात करते हैं। और उदार लोग जब सिकुड़े हुए दिल के साथ बात करते हैं तो अच्छे नहीं लगते। यह बात इसलिए कहनी जरूरी है कि हमारे सामने रोहित वेमुला का उदाहरण है। आपने जिस तरीके से शिकार किया और उसके बाद जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, अभी 3 महीने पहले नई सरकार के नेतृत्व में क्या कहा कि रोहित वेमुला का कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं हुआ, उनका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। लड़ाई ये थी कि आपने मजबूर किया था या नहीं रोहित को साइड करने के लिए, और आप उस लड़ाई को खींच कर ले जाना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है। उन लोगों की भी आवाज नहीं उठती है जो बहुजन राजनीति करने का दावा करते हैं। और यह तो इतना बड़ा केस था, इसलिए आपको पता है। पायल तड़वी का केस आपको पता है, अरुण वाल्मीकि का केस आपको पता है। तो पूछना तो पड़ेगा कि जब अरुण वाल्मीकि को मारा गया तो मायावती अपने महल में बैठकर क्या कर रही थी, बगल में आगरा क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्यों नहीं माना जाएगा कि आपने संविधान के साथ, बाबा साहब के सपनों के साथ विश्वासघात किया? जिन लोगों की कठपुतली आप बने हुए हैं उसको समझने की जरूरत है, और ज्यादातर बात पर समझने की जरूरत है, और इसलिए भी समझने की जरूरत है कि बिना अपने अंदर झांके हुए कोई बात हो नहीं पाएगी, और उस बात को करना जरूरी है। अब आते हैं जरा मीडिया पर। हम बहुत देर से सुन रहे हैं मीडिया के बारे में। मीडिया में मनोवादी हैं, मीडिया में ऐसे लोग हैं, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मीडिया में। हम रो क्यों रहे हैं? किस बात के लिए रो रहे हैं? उन्हीं को होना चाहिए मीडिया में, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आपका मीडिया में, हमारा मीडिया में रिप्रेजेंटेशन 3% और 4% भी है तो हमको एहसानमंद होना चाहिए कि 4% उन्होंने हमको रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए मीडिया खड़ा किया है, उन्होंने मीडिया बनाया है। आपने मीडिया बनाया क्या? आपने कोशिश की क्या? हमारा भी कुछ मीडिया होना चाहिए। कोई समझ बनाई कि आने वाले दिनों में हमारी बात करने के लिए कोई ढांचा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अब देखिए कि, और यह बात ध्यान से सुनना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारी गलतफहमियां आपके मन में होंगी, उसको दूर करना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में जो 2014 के बाद जो टीवी के चैनल खुले, कौन सा चैनल खोला? किसने खोला? रजत शर्मा, पंडित रजत शर्मा, पद्म भूषण पंडित रजत शर्मा ने खोला। एक और चैनल किसने खोला? पंडित राजीव शुक्ला ने खोला, पंडित अर्णब गोस्वामी ने खोला, पंडित राजीव शुक्ला ने खोला, और पंडित प्रणव राय ने खोला। बहुत फैसिनेट रहते होंगे आप लोग एनडीटीवी को लेकर। बड़ा लगता होगा, पता नहीं कौन सी क्रांति एनडीटीवी कर रहा था। एनडीटीवी पहला संस्थान था जो ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मण के द्वारा संचालित था। और प्रणव राय को शर्मिंदा होना चाहिए एक ऐसा ढांचा खड़ा करने पर जहां सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण नौकरी कर सकते थे। आपको लगता होगा कि एनडीटीवी में किसी महामानव के नौकरी करने से वहां क्रांति हो रही थी। कोई क्रांति नहीं हो रही थी। इस देश में, इस देश के इतिहास में इकलौती घटना है जब किसी प्राइवेट संस्थान ने राष्ट्रपति भवन के लॉन में अपना कार्यक्रम किया, और वो इकलौता संस्थान था एनडीटीवी। प्रणव राय उस समय राष्ट्रपति थे देश के। यह पूछा जाना चाहिए कि क्या समझौता था, क्या साठगांठ था। और वहां डॉक्टर प्रणव राय ने भाषण दिया और यह कहा, वहां बुलाए कौन गए? देश के तमाम धन्ना सेठ, तमाम पूंजीपति, बड़े बड़े नेता। और वहां प्रणव राय ने भाषण किया कि आज से 25 साल पहले आपने हम पर भरोसा किया था और हमने आपसे वादा किया था, हम आपसे कहना चाहते थे कि हम आज भी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वहां उन्होंने दलितों को नहीं बुलाया,
पिछड़ों को नहीं बुलाया, आदिवासियों को नहीं बुलाया, किसानों को नहीं बुलाया, पसमानदा को नहीं बुलाया, और कोई पूछने वाला नहीं था कि डॉक्टर रॉय ये जो डपोर शंखी आप कर रहे हो उसका मतलब क्या है। और आज भी सोशल मीडिया पर जो माहौल है वो यही है। आप तमाम नामों पर बहुत फिदा रहते होंगे, लेकिन आप उनसे कहिए कि आप रिजर्वेशन पर बात करिए, आप उनसे कहिए कि आप ईडब्ल्यूएस पर बात करिए, आप रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने पर बात करिए, आप बात करिए कास्ट सेंसस की, फिर पता चलेगा वो आपके साथ कितने खड़े हैं। इसलिए बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं उसको तोड़िए, क्योंकि इसके बिना कोई बात बनेगी नहीं। तो क्यों नहीं खड़ा किया आपने मीडिया? सवाल तो फिर से वही है। भाई आप एक बात बताइए कि पहली दफा कुछ समय के लिए 1977 में उनकी सरकार बनी। सरकार क्या बनी, वो हिस्सेदार बने सरकार में, फुल फ्लेज नहीं थी सरकार। उसके बाद आते आते 1999 हो गया, वाजपेयी के आते आते पिछले साल या पिछले के पिछले साल एक पत्रिका निकलती है 5 जनवरी, आरएसएस का माउंट पीस है, उसने अपना 75 साल मनाया, हीरक जयंती। मुझे हैरानी हुई कि ये 75 साल से निकालते आ रहे हैं। ये तो सत्ता में नहीं रहे इतने समय तक। ग्वालियर से निकलने वाला एक अखबार संदेश, ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे अखबार और पत्रिकाएं, ये कैसे निकालते रहे? ये इसलिए निकालते रहे कि उनके मन में उम्मीद थी कि सत्ता में आने के लिए अगर सबसे ज्यादा हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमको हमारी मीडिया की जरूरत पड़ेगी। वही होगा। आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? आप अपनी बात कहेंगे कैसे? आप अपने नेताओं का बचाव करेंगे कैसे? आपका इंटेलेक्चुअल लेख लिखेगा कहां? लेकिन ऐसा तो नहीं। लेकिन वो 75 साल तक उम्मीद पर कायम रहे और निकालते रहे, मरने नहीं दिया, नहीं मरने दिया। और पिछली बात छोड़ भी दीजिए, मैं आऊंगा उस पर भी। आप देख लीजिए कि बिहार में पिछले 30-32 साल से बहुजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तमाम राज्यों में, कर्नाटक में, अब आंध्र प्रदेश में भी। आप सोचो कि आपके किसी भी नेता ने यह नहीं सोचा, जिनको आप सिर पर उठाकर घूमते रहे, कि यार इतना सारा पैसा जो आप नोटों की माला पहनते रहे हो उसको एक मीडिया के लिए भी मांग लो, एक चैनल खड़ा कर लो, 2 अखबार निकाल लो, 10 पत्रिकाएं निकाल लो, और यह हो सकता था, और बड़ी आसानी से हो सकता था। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने जिन हाथों में अपनी लीडरशिप दी थी उसके पास कोई बड़ा विजन नहीं था। माफ कीजिएगा, वो लंबी सोच के लोग नहीं थे। वो समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये जो कारवां बाबा साहब ने चलाया उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है। आगरा के सम्मेलन में अपने अंतिम सभा में उन्होंने कहा था, जिसकी बात हुई कि इस यात्रा को कम से कम पीछे मत ले जाना। हम पीछे ले गए, और थोड़ा बहुत पीछे नहीं ले गए, बहुत ज्यादा पीछे ले गए, और इतना पीछे ले गए जहां जाकर हमने पूरी सत्ता को त्रिशूल के हवाले कर दिया। लेकिन आयरनी देखिए, विरोधाभास देखिए, क्या लोकतंत्र का अद्भुत नजारा है कि जिस अयोध्या में बहन मायावती के हाथों में त्रिशूल फैला थमा दिया गया, पंडित सतीश मिश्रा ने थमा दिया, उसी अयोध्या के लोगों ने संविधान के हवाले से वोट करके संविधान की खिलाफत करने वालों को बाहर कर दिया। तो बड़े निराले होते हैं लोकतंत्र के खेल, और बड़े गजब तरीके से जनता देती है सजा। किसी को पता नहीं कि कौन कब इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। हमको बात करने की जरूरत है, और दिल खोलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब संविधान बचाने की बात आई है
और जब लोकतंत्र की बात आई है तो हमको रिप्रेजेंटेशन की बात करनी पड़ेगी। और रिप्रेजेंटेशन की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि बिना इसके ना तो संविधान बचेगा ना लोकतंत्र बचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान बचाते 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 हमारा भी चेहरा संविधान के खिलाफ जाने वालों की तरह होता जा रहा है। इस चुनाव में एक बड़ी मारक बात हुई और इस पर बैठकर सोचने की जरूरत है, और वो मारक बात हुई है मुस्लिम मुक्त संसद। नरेंद्र मोदी की पूरी वैचारिकी, इस देश की पूरी सत्ताधारी राजनीति मुसलमानों से नफरत के आधार पर टिकी हुई है। और संविधान से नफरत वो दलितों के विरोध के नाम पर नहीं करते हैं, वो पिछड़ों के विरोध पर के नाम पर नहीं करते। उनको पता है कि वहां फंसेंगे, तो उन्होंने सबसे आसान टारगेट बनाया है मुसलमानों को। हमको मुसलमान को टिकट भी नहीं देना और मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये वही कर रहे हैं या उनसे बचाव के नाम पर संविधान बचाने वाले भी करने लगे? ये डरावना है। इस देश के 20 करोड़ लोगों को बेइज्जत करके, उनकी तौहीन करके, उनको नीचा दिखाकर न तो लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। सिर्फ किताब रह जाएगा संविधान, उसकी आत्मा मर जाएगी। क्या हुआ जरा देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुए 115 मुसलमानों को टिकट दिया गया। टिकट में जीतने की तो बात ही नहीं कर रहा। और 2024 आते आते 78 हो गए। जो लोग बात करते हैं और जिनको जो पूरा दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक वोट उनको चाहिए, समाजवादी पार्टी 2014 में 39 मुसलमानों को टिकट दिया, 2019 आते आते 8 और 24 आते आते 4। बिहार में 24, 14 में फिर 13 और इस बार केवल 6। ये चलने वाला है क्या? आप नरेंद्र मोदी या आरएसएस का मुकाबला करते करते उन्हीं की तरह तो नहीं होते चले जा रहे हैं। ये संविधान बचाना तो नहीं है, ये लोकतंत्र बचाना तो नहीं है। तो हमको दिल खोलना पड़ेगा। एक और बात कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, उससे ओबीसी की हकमारी होगी। ये निहायत बोगस स्टेटमेंट है। इससे फालतू, इससे वाहियात, इससे घटिया बात हो नहीं सकती। देखिए, ओबीसी की, एससी की, एसटी की ताकत बढ़ाने की जरूरत है, और बढ़ाने की ये ताकत तब बढ़ेगी जब आप अपना दिल खोलेंगे। अब इंटरकास्ट मैरिज की बात हुई है, अलग अलग जातियों में आपसी संबंध बढ़ाने की बात हुई है। मैं उसको थोड़ा इंटर रिलीजन भी करना चाहता हूं कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, किसके हाथ में लाठी थमाया गया? किसको धर्म के नाम पर किताबों से दूर किया गया? दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और क्या कह के किया गया कि मुसलमान तुमको खत्म कर देंगे। मतलब मुसलमान के नाम पर बेवकूफ किसको बनाया? हिंदुओं को। और हिंदुओं में किसको? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को। लेकिन अगर आप कह देंगे कि आप पता लगाओ कि इस देश में जो धोबी जाति है उसमें मुसलमान है कि नहीं, आप बुनकर जाति का पता लगाओ, क्या दलितों की स्थिति और मुस्लिम बुनकरों की स्थिति क्या अलग अलग है? आप पता करो कि जो लोग पानी भरते हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। अगर समस्या एक जैसी है तो रिजर्वेशन भी एक जैसा होना चाहिए। ये बात आपको, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ी ऊट-पटांग लगे, लेकिन आज नहीं तो कल इस पर सोचना पड़ेगा। और इसलिए सोचना पड़ेगा कि हम जब बात संविधान की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। वो आपको अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, ये पिछले 10 साल से और अब तो 11वें साल में जो सत्ता आई है, ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो सामाजिक न्याय के खिलाफ आई है। वो पूरे सामाजिक न्याय के लिफाफे में आई है। उनका क्लेम है कि सामाजिक न्याय तो हम कर रहे हैं।
जितनी रिजर्व्ड सीटें हैं उसका 80% से ज्यादा वो जीत गए। इस बात तो नहीं पिछली बार जीत गए। तो हो गया क्या सामाजिक न्याय? मान लेना चाहिए कि यही सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय नहीं है। तो सामाजिक न्याय का दायरा जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक इसमें पसमानदा मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें ओबीसी की कुछ और जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक इसका फिर से रिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक इसकी तरतीब नहीं बनेगी। एक आखिरी बात है, और वो भी रिप्रेजेंटेशन की बात है, कि आज जो नतीजा आया है संविधान के हक में, क्या अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भी क्या ऐसे नतीजे आएंगे? ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो नतीजे आए हैं ये लोगों के नतीजे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं है। लोग इतने उबे हुए हैं संविधान पर खतरे से कि वो जाकर जो भी संविधान के खिलाफ है उसके खिलाफ जाकर वोट देकर आए। भारत के एक बहुत बड़े नेता को पोप के जाकर गले पड़ जाना पड़ा। फोटो देखी होगी आपने। इटली में गया वो नेता, जाकर व्हील चेयर पर आते हुए पोप के गले मिल गया, जिनकी पूरी राजनीति पोप के खिलाफ है, जिन्होंने जाकर ग्राहम स्टेन्स के बच्चों को जला दिया उड़ीसा में, छोटे छोटे बच्चों को, वो गले मिल रहे हैं। क्यों गले मिल रहे हैं? क्योंकि वो संदेश देना चाहते हैं कि जी असल में सामाजिक न्याय की जो बूटी है वो तो हमारे पास है। तो ऐसी साजिशों को समझने की जरूरत है और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ें। हम आज नहीं तो कल मजबूर होंगे अपना मीडिया खड़ा करने के लिए। आज भी जो सरकारें हैं या जो सत्ता की राजनीति कर रही हैं या जो विपक्ष की राजनीति कर रही हैं, उनको मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो संविधान की खिलाफत है, ये जो विरोध है, जो लोकतंत्र की खिलाफत है, उस पर अपने नजरिए को बदलें। और आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि चाहे जो भी सत्ता हो वो महिलाओं से बड़ी घबराती है। सबसे ज्यादा हम महिलाओं से डरते हैं कि अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर आ जाएंगी तो क्या होगा। इसमें जो 1952 में जो सोच थी और आज की जो सोच है उसमें कोई आसमान जमीन का अंतर नहीं है, केवल उसके मुलम्मे में फर्क है, केवल उसके लिफाफे में फर्क है। हम दिल से आज भी स्त्री विरोधी हैं। हम दिल से आज भी महिलाओं को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। हम दिल से आज भी महिलाओं को उनका अधिकार देने को तैयार नहीं है। इस बात को उन लोगों ने समझा जिनका प्रचार टीवी करता है। वो रसोई तक पहुंच गए, उन्होंने 5 किलो अनाज देकर महिलाओं को अपने पक्ष में बोला। तो इसलिए किताबी बातें नहीं, ये जमीन पर जाकर हमारे नेताओं को, और जब मैं नेता कह रहा हूं तो मैं केवल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कह रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी कह रहा हूं। ये जाना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। हमको ये मानना पड़ेगा कि हमने जो गलतियां की हैं उसको ठीक किए बिना हम आगे की राजनीति नहीं कर पाएंगे। हम आगे अपने रास्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे, दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में सत्ता आए, अगर आप चाहते हो कि आपके पढ़ने लिखने का अधिकार बचा रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके काम करने का अधिकार बचा रहे, तो जरूरी है कि इन सारे सवालों पर एक साथ सोचा जाए। और यही समय है जब हमको प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन की मांग शुरू करनी चाहिए। सरकारी नौकरी तो है नहीं, आपके बैंक्स तो सारे या तो मर्ज किए जा रहे हैं, कुछ दिनों में देख लीजिएगा प्राइवेटाइज किए जाने लगेंगे। तो इसलिए यही समय, और जिस दिन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट संस्थानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में रिजर्वेशन की मांग करेंगे, मेरा दावा है कि यह सरकारी कंपनियों को बेचने का खेल रुक जाएगा। क्योंकि उनको पता चलेगा कि यही लोग विरोध करेंगे कि मत करो प्राइवेटाइज, हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो कहेंगे कि सरकारी कंपनियों को रखो, सरकारी नौकरी रखो, सरकारी इंस्टीट्यूट्स रखो। तो इस देश में
जरूरी है कि सरकारी संस्थान बचाए जाएं, सरकारी स्कूल बचाए जाएं, सरकारी अस्पताल बचाए जाएं, सरकारी यूनिवर्सिटीज बचाए जाएं, सरकारी नौकरियां बचाई जाएं। और तभी आप संविधान बचा पाएंगे, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, तभी आप अपनी नौकरी बचाएंगे और तभी आप अपनी गरिमा को बचा पाएंगे। तो अपनी गरिमा के हक में अपनी ताकत को समझिए, उसको पहचानिए और उसके लिए लड़िए। यह अकेले किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह अकेले किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, यह अकेले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की भी लड़ाई नहीं है। यह सामूहिक लड़ाई है कि संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो हमको और आपको है। अगर संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो सबसे ज्यादा हाशिए पर पड़े हुए लोगों को है। और उनके हक में एक कारगर आवाज उठाने के लिए जरूरी है कि हम सब एक साथ आए, सामूहिक तरीके से बात करें, बड़ी गोलबंदियों के साथ सामने आए और एक नया आदर्श, एक नया मॉडल देश के सामने रखें। आपने हमें बुलाया, हमें सुना, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय हिंद।